बाबरी मस्जिद मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारियों में मसरूफ जफरयाब जिलानी ने यह इंकिशाफ किया है कि बाबरी मस्जिद मुकदमे से मुतल्लिक अयोध्या में मुकीम लोगों पर जिला इंतजामिया के अफसरान रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं और खौफजदा भी किया जा रहा है। जफरयाब जिलानी से बात की हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने। के पहले हफ्ते में आपने इरादा क्या है नजरसानी की दरख्वास्त पेश करने का? 9 दिसंबर हमारे लिहाज से उसकी होती है लास्ट डेट, क्योंकि 8 संडे है, तो 9 दिसंबर तक किसी दिन भी हो जाएगी फाइल। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर अप टू 9 दिसंबर। कुछ ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि जो अयोध्या में अहम फरीक मौजूद हैं उन पर कुछ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और इस मामले में कुछ रखने पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपसे वजाहत चाहते हैं, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? बहुत दबाव डाला जा रहा है, जो कि उस दिन हमने यहाँ कह दिया था न, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 को की थी, उस दिन वहाँ अयोध्या के लोग मौजूद थे इत्तेफाक से। तो फिर उसके बाद तो एक एक आदमी के घर गए, सीओ और एसओ के अफसर के मुझे इल्म है, और उसके बाद उन सबको थ्रेट किया है। हत्या कि एक शख्स जो पैरवी कर रहा था उसको भी थ्रेट किया, थाने बुला के किया कि अगर तुमने रिव्यू फाइल करवाया या किया तो समझ लो बहुत ख़राब अंजाम होंगे, और नशे तक की धमकी दी। तो बहरहाल अब हम लोग तो अभी सब वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली आएगी फाइल करने में, फिर उसके बाद देखेंगे। कुछ तो हमें उम्मीद है कोई ना कोई इसका वाया मीडिया हम अपने लोगों से निकाल के और रिव्यू तो फाइल कर ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर ना फाइल कर पाए तो हम सुप्रीम कोर्ट को इत्तला करेंगे। साहब हमारे लोग वहाँ एक तरीके से नज़रबंद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन बाद में आप इत्तला करेंगे जब ये खबरें आपके पास हैं, तो इस वक्त कोई पेशरफ्त आपकी जानिब से? अभी तो हम एक रिव्यू पिटीशन कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनके एफिडेविट के साथ फाइल कर दें, तब हमारा लोकस बनेगा। सुप्रीम कोर्ट बनना वहाँ तरीका होता है किस मुकदमे में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो फिर इस मुकदमे में लोकस हो जाएगा, जहाँ तक मैं भी सोचा। लेकिन अब दिल्ली जाएंगे हम, सीनियर एडवोकेट हमारे धवन साहब, उनको भी बात मालूम है, तो वो और कोई तरीका होगा तो करेंगे हम। बहरहाल उन लोगों के जो तैयार हैं और सिर्फ प्रेशर में हैं, हम ऐसा नहीं होगा कि उनकी तरफ से रिव्यू फाइल ना हो, चाहे तो एक दिन डिले होगा तो उसमें लिखेंगे यही बात कि हमको इंतज़ामिया ने धट कर रखा था। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि जफरयाब जिलानी साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उन तमाम अहम फरीक़ों पर दबाव बनाया जा रहा है जो अयोध्या में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आइंदा पेशरफ्त किस अंदाज से की जाती है और किस अंदाज से ये रिव्यू पिटीशन फाइल कर पाते हैं ये लोग। कैमरामैन रवि के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। बाबरी मस्जिद फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल न करने के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने खैर मकदम किया है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से नजरसानी की अपील दाखिल न करने के फैसले को दूरअंदेशी पर मबनी करार दिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के इस मौक़िफ़ की सताइश पूरा मुल्क कर रहा है। के जितने मेंबरान हैं उनको आदाब करता हूं, उनका नमस्कार करता हूं कि उन्होंने रीपिटीशन का जो निर्णय लिया कि मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट दोबारा, अब तो ये निर्णय उनका स्वागत योग्य है, पूरा भारत करेगा स्वागत। अब ऐसा निर्णय होना भी चाहिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यही निर्णय करेंगे। एक आध दो होते हैं जो चाहते हैं कि भारत में अशांति रहे, उनको विषय में नहीं बोलूँगा, पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पूरे निर्णय का मैं सम्मान करता हूँ और उनको आदाब करता हूँ। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि इस वक्त मुल्क को मंदिर मस्जिद से ज्यादा इत्तेफाक व इत्तेहाद और तरक्की की जरूरत है। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ वही है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ है। इस अहम और तारीखी मामले में हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तायीद करते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास कहते हैं कि शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों पर सरकार का दबाव है, लिहाजा उन्हें वही करना है, वही कहना है जो कि सरकार चाहती है। ताहम हमारे देरीना मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। हमने ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने रोज़े अव्वल अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था कि बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है, और जो हमारा कल मौक़िफ़ था वही आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी हमारा मौक़िफ़ वही है
कि हम अल्लाह के घर के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड के साथ हैं। मुस्लिम पसला बोर्ड जो भी फैसला लेगा, ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड अल्लाह के घर के लिए उसके साथ साथ शाना बशाना खड़ा है। ये फैसला सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए कि उन्हें इस दौर में इबादत गाहों की ज्यादा जरूरत है या फिर एकता की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है मुल्क को कि मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के हम आपसी इत्तेहाद, आपसी भाईचारा और इस तरह की बात करें कि खाली मुसलमान ही नहीं, इंसानियत के लिए काम करें। लिहाजा हम इस बात की कोशिश करें कि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे। लिहाजा लड़ाई ज़रूर लड़िए, मगर हिंदू और मुसलमान न लड़ें, गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के खिलाफ। यासूब अब्बास ने यह भी वाज़ेह किया कि अनकरीब ही लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी, जिसमें इत्तेफाक व इत्तेहाद के फ़रोग़ के साथ साथ उन तमाम मसाइल और मौज़ूआत पर भी गौर व ख़ौस किया जाएगा जो कि मिल्लत इस्लामिया और बिलखुसूस शिया तबके के लोगों को दरपेश हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच अब हुकूमत साजी का रास्ता साफ हो गया है। कल उद्धव ठाकरे वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक मेंबर अब्दुल मनान का कहना है कि बीजेपी में महाराष्ट्र में आईन की धज्जियां उड़ाई है। इनका इन प्रकरण से संविधान तो कोई चीज़ ही नहीं इनके सामने। ये हर उस दल को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं और लोकतंत्र को बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिनको जनता चाहती है। कायदे से कोई सरकार बनाते, मजबूत सरकार बनाते, स्टेबल सरकार बनाते। बीजेपी ने एनसीपी के एक नेता को तोड़ करके उसको लालच दिया, उसको डिप्टी सीएम बना दिया, बीजेपी खुद सीएम बन गई और ऐसा सीएम बनी कि जिसने सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकती थी संविधान की, उसने उड़ाई। आज हम आपको एक ऐसे तालीमी इदारे से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कायम तो मुस्लिम लड़कों के लिए किया गया था, लेकिन अब उसकी पहचान मुस्लिम लड़कियों की बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से हो गई है। यहाँ तालीम हासिल करने वाली लड़कियों ने तालीम की दौड़ में लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया है। काबिल गौर पहलू ये है कि उनमें बेशतर लड़कियों का ताल्लुक ऐसे घरानों से है जो माशी और तालीमी एतबार से बहुत पीछे है। पेश है मुश्ताक आमिर की एक खास रिपोर्ट। इलाहाबाद के मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज का क़याम 1917 में अमल में आया था। एक सदी पहले इस्लामिया कॉलेज को मुस्लिम बच्चों की तालीम की गर्ज से कायम किया गया था, लेकिन 10 बरस पहले कॉलेज इंतजामिया ने बच्चों के साथ साथ यहाँ बच्चियों के भी दाखिला लेने का फैसला किया। दाखिला मिलने के बाद इन बच्चियों ने आज बच्चों को तालीम की दौड़ में काफी पीछे छोड़ दिया है। इन बच्चियों को तालीम देने वाली खातून टीचर्स का कहना है कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियां कहीं ज्यादा अच्छे नताइज दे रही हैं। वो कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा अच्छी हैं जी। इसलिए नहीं कि मैं फ़ीमेल टीचर हूँ, बल्कि हमारे यहाँ की लड़कियों का जब रिज़ल्ट आप कंपेयर करेंगे तो बॉयज़ से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। वो ज़्यादा सिंसियर भी हैं, हमेशा उनकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है बॉयज़ की कॉम्पैरेटिवली, और इसी वजह से रिज़ल्ट भी अच्छा जाता है। लड़कों से अधिक अच्छी लड़कियाँ हैं एजुकेशन के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, और लड़कियां सिंसियर हैं लड़कों से ज़्यादा। तो इस सारा क्रेडिट लड़कियों के साथ साथ जितनी भी यहाँ पर टीचर्स हैं, फीमेल टीचर बहुत मेहनत करती हैं और लड़कियां भी उनको कोऑपरेट करती हैं। इस वक्त आलम यह है कि लड़कों के कॉलेज में लड़कियों की तादाद ज्यादा हो गई है। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में होने की वजह से बच्चियों को कॉलेज तक आने में भी आसानियां हैं। इस सिलसिले में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वकार अजीज का कहना है कि कॉलेज में ज़ेर तालीम बच्चियां न सिर्फ लड़कों के मुकाबले बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, बल्कि ये अपने मुस्तकबिल के बारे में भी काफ़ी हसास है। ये बहुत ही नीचे तबके से, बहुत ही पुअर घराने हैं जिससे ये बच्चे बिलोंग्स करते हैं, मगर वो जिस तरह से करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है जो है हमारे टीचर्स का है, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो फीमेल टीचर्स हैं तो वो जिस तरह से उनसे करती हैं। अभी हम आपको बताएं 14 नवंबर को एक प्रोग्राम इन लोगों ने बाल मेले का किया, तो इनाग्रेशन में उन्होंने जो एक पट्टी भी लगाई वो लाल रंग की लगाई। वो उतनी चौड़ी नहीं थी जितने कि हम प्रोग्राम से देखते हैं, मगर वैसे ही सिस्टम, वैसे ही कैंची, वैसे ही फूल, वैसे ही इनाग्रेशन, और छोटे कम पैसों में
उन्होंने इस चीज़ को किया। अगर इनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हों तो यकीनन ये बहुत आगे जाए। कॉलेज के टीचर्स का कहना है कि तालीमी और माशी एतबार से पसमानदा घरानों में बच्चियों को पढ़ाने के रुझान में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। एक जमाने में सिर्फ लड़कों का कॉलेज कहे जाने वाले इस्लामिया कॉलेज में आज लड़कियां अपनी बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की वजह से कॉलेज को एक नई पहचान दे रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हॉय स्कूल में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें मारूफ आलिम दीन कारी मौलाना मुस्लिम और प्रोफेसर शकील समदानी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि पूरे आलम में हुसूल तालीम के लिए जो इनकलाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि दुनिया में जब 5000 साल की तारीख का तज़िया किया गया तो उसमें सबसे बाअसर शख्सियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अमन का पैगाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल बेसत की रूह है कि तमाम इंसानियत को अमन का पैगाम दिया जाए और इंसान को इंसान समझा जाए और मालिक के हकीकी के तौर पर रूशनास कराया जाए और अल्लाह, ईश्वर और गॉड जिस ज़ुबान में भी हम समझें उनको ये मैसेज दी जाए कि वही खालिक है, वही मालिक है और वही पालनहार है। इस मैसेज को हम फ़रोग़ देते हैं और यही हमारा मकसद है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया ये मानती है कि दुनिया में इल्म की शमा, पढ़ाई लिखाई और औरतों के हुकूक, ग़ुलामों के हुकूक, यतीमों के हुकूक और यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक को अगर किसी ने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया, पहली बार दिया तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मारूफ व मुजल्ला माहनामा तहजीबुल इखलाक के खसूसी शुमारे इकबाल नंबर का इजरा किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर हसीब ने शिरकत की। इल्मी नशस्त में मुख्तलिफ दानिश्वरों ने अल्लामा इकबाल के फ़िक्र फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करते हुए सर सैयद और अलीगढ़ के साथ उनके ताल्लुक़ और जज्बाती लगाव को वाज़ेह किया। तहजीबुल इखलाक के इकबाल नंबर की मुकर्रिरीन ने सताइश की और कहा कि इकबाल का उर्दू और मशरक़ी तहजीब में ख़ास हिस्सा है। इकबाल को कम से कम निसाब में या यहाँ यूनिवर्सिटी के किसी भी हिंदुस्तान के कॉलेज में इनके इसको तर्जुमा और ज़बानों में करा के अगर करा जाए तो अल्लामा इकबाल की फ़िक्र एक समाज में उठाने के लिए, जान डालने के लिए, उनको फिर से खड़ा होने के लिए, मायूसी और उससे गड्ढे से निकालने के लिए उनके शायरी का मुताला बहुत ज़रूरी है। तो अल्लामा इकबाल का जो शाहीन का जो तस्वुर है, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि उस तस्वुर को अपने सामने रखा जाए। अगर वो शाहीन का तस्वुर सामने हो तो कभी मायूसी करीब नहीं आ सकती। अगर वो शाहीन का तस्वुर सामने हो तो कभी जुरात उसका साथ छोड़ नहीं सकती है। अगर आपको जरी होना है, बहादुर होना है तो अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ना होगा, खुद ही को पढ़ना होगा। रॉयल फैमिली ऑफ अवध का मानना है कि मौजूदा निज़ाम में तारीखी और मजहबी इमारतों की निगरानी नहीं की जा रही है। वो सभी मकामात और इमारात जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में बेहतर बनाए गए थे बदहाली की गिरफ्त में है, लेकिन अरबाब इक़्तिदार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत निहायत संजीदगी से तारीखी विरासत को बचाने की बेहतरीन कोशिशें कर रही है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। रॉयल फैमिली ऑफ अवध के नाम से नुमाया शिनाख्त रखने वाले नवाबी खानवादे के लोग कई रोज की मुसलसल कोशिशों के बाद जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात करने और उन तक हुसैनाबाद ट्रस्ट के मसाइल तहरीरी शक्ल में पहुंचाने में कामयाब हो गए। ताहम कोई बहुत खुशगवार और हौसला अफजा तासुर लेकर वापस नहीं आए। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला के मुताबिक हुसैनाबाद को बेहतर और खूबसूरत बनाने का जो काम अखिलेश यादव ने किया था, उसकी निगरानी तक ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। हुकूमत का ध्यान हुसैनाबाद ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के तहत आने वाली इमारतों पर है ही नहीं। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमने कहा गवर्नमेंट की तवज्जो इधर कम है और जगहों के ऊपर ज़्यादा है
और जगहों पर जिस तरह से काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, इधर उसका 1% भी नहीं है। अयोध्या है, काशी है, मतलब वहाँ के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। उधर हुकूमत के अहम वजीर मोहसिन रजा कहते हैं कि उनकी सरकार यानी बीजेपी ने हुसैनाबाद ट्रस्ट और आसार कदीमा के तहत आने वाली सभी इमारतों की देखरेख और तरक्की और तहफ्फुज़ के मामले में गैर मामूली काम किया है। वजीर मौसूफ के इस बयान की हकीकत अहले लखनऊ भी खूब समझ सकते हैं और लोग ये भी खूब जानते हैं कि उनकी कोई गुफ्तगू वजीर आला और वजीर आजम का नाम लिए बगैर मुकम्मल होना मुमकिन ही नहीं। मोहसिन रजा के बयान से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, ताहम रॉयल फैमिली ऑफ अवध के लोग ऐसे बयानात को मजाका खेज ही करार देते हैं। देखिए जरा कि हुकूमत और अवाम के बयानात में फर्क कितना है। हमारी सरकार में या आपकी सरकार में या प्रदेश की सरकार ने इन धरोहरों को, अपनी जो प्राचीन नगरियां हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, वृंदावन हो, उनको सजा कर रख दिया है। आज दुनिया भर से लोग आते हैं और देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को निहारते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पिछली और अगली की बात नहीं है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है सरकारों की, लेकिन कुछ सरकारों की मंशा कुछ और होती है, हमारी सबका साथ सबका विकास की मंशा होती है। देखिए, योगी जी और मोदी जी यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले की जो सरकार थी, उन्होंने हुसैनाबाद हेरिटेज जोन को बहुत डेवलप किया, उसको बहुत बेहतर बनाया, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि इसकी सफाई के जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाहें भी नहीं मिल रही थी और ये गंदगी में था। एक अहम और ख़ास पहलू ये भी है कि हुकूमतों के मुकाबले करते रहने से मसाइल का हल होना हरगिज़ मुमकिन नहीं। ये बात वाज़ेह है कि हुसैनाबाद को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने में अखिलेश यादव ने बुनियादी रोल अदा किया। अब जरूरत इस बात की है कि मौजूदा हुकूमत के जरिए हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़ेरे निगरानी आने वाली तमाम इमारतों और मुलाजिमों का तहफ्फुज़ इस तरह से किया जाए कि लोग मौजूदा हुकूमत के विकास और विश्वास के नारे में यकीन तो करने लगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस की बर्बरियत के शिकार हुए एहतिजाजी मदरसा टीचर। पटना में पुलिस ने मदरसा टीचरों को बेरहमी से पीटा। 15 से ज्यादा टीचर जख्मी। तनख्वाहों की अदायगी की मांग कर रहे थे एहतिजाजी टीचर। पटना की मस्कार टोली में 10,000 की आबाद जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम। गंदगी और बदबू में लोग सांस लेने पर मजबूर। जगमगाते पटना का तारीख पहलू। एनडीए में कुशवाहा की एंट्री के कयास आरआईयू को बीजेपी ने किया खारिज। संजय जायसवाल ने कहा, बिहार में अच्छा काम कर रही है एनडीए। लॉ एंड ऑर्डर पर असेंबली में जोरदार हंगामा। पोस्टर के साथ ओपोजिशन का एहतजाज। पटना में पुलिस ने असेंबली की जानिब मार्च कर रहे मदरसा टीचरों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें 15 से ज्यादा मदरसा टीचर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। एहतिजाजी टीचर पिछले 3 दिनों से बकाया तनख्वाहों की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। मदरसा टीचरों ने हुकूमत पर तानाशाही का इल्जाम लगाया और कहा कि वो अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखेंगे। लाठीचार्ज हम लोग आ रहे थे असेंबली के बाजू से, पुलिस हम लोगों को दौरा करके बगैर कोई नारे के, बगैर कोई किस्म के कोई विवाद के हमारे लोग कुछ लोग आ रहे थे, उनको बेरहमी के साथ ये सरकार एक साजिश के तहत मरवाई। उनकी पुलिस बेदर्दी के साथ लाठीचार्ज किया। इसमें 5 लोग बेदर्दी के साथ घायल हुए और करीब 25 से 30 लोगों को मारा गया है। 476 मदरसा का वेतन भुगतान किया जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि पटना में
मदरसा टीचर 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। अपनी बकाया तनख्वाहों को लेकर के ये टीचर्स धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पटना में पुलिस ने असेंबली की जानिब मार्च कर रहे इन मदरसा टीचरों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया और जिस वजह से 15 से ज्यादा मदरसा टीचर जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। एहतजाजी टीचर जो है पिछले 3 दिनों से तनख्वाह की मांग कर रहे हैं, जो उनके बकाया तनख्वाहें हैं उनकी मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे। मदरसा टीचरों ने हुकूमत पर तानाशाही का इल्जाम लगाया है और कहा है कि वो अपनी मांग पूरी होने तक धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, एक तो टीचर्स को अपनी तनख्वाह नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है, उस पर अब वो आवाज भी नहीं उठा सकते, मारपीट का शिकार हो जाते हैं, तानाशाही जो है की जा रही है। देखिए मुनज्जम, मदरसा टीचरों के साथ ये मसला काफी पुराना है। पहले भी मदरसा के टीचर पटना के सड़कों पर धरना दिए हैं और हुकूमत के खिलाफ जब एहतजाज किए हैं तो पहले भी नीतीश कुमार की पुलिस ने मदरसा टीचरों के ऊपर लाठी बरसाई है। जी आपको बता दें कि करीब 475 ऐसे मदरसे हैं जिनकी फाइल महकमे तालीम में पड़ी हुई है और बरसों से पड़ी हुई है, लेकिन अब तक जो है हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया है। जबकि हुकूमत का खुद फैसला है कि बिहार में 2459 नए मदरसों को मंजूर करना है। हुकूमत वो खुद वादा की है, उनका कैबिनेट का फैसला है, बावजूद इसके 475 मदरसों की फाइल महकमे तालीम में पड़ी हुई है और मदरसा टीचर दाने दाने को मोहताज हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और जब वो अपने हक को लेकर पटना के सड़क पर एहतजाज करने आते हैं, धरना देने आते हैं, तो पुलिस लाठी बरसाती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जाहिर है इस सवाल को लेकर हम आपको ये भी बता दें कि बिहार असेंबली में आज ही आरजेडी ने इस सवाल को ईवान में उठाया था और ये कहा है कि जब तक इस मुद्दे को हुकूमत हल नहीं करती है, आरजेडी ईवान से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को जारी रखेगी। बिल्कुल महफूज, टीचरों का भी यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो धरने पर लगातार बैठे रहेंगे, लेकिन कब तक उनके मुतालबात पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका। आमतौर से समझा जाता है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को तमाम सहूलतें दस्तयाब होती है, लेकिन बिहार के दारुल हुकूमत पटना में ऐसा नहीं है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पीने का पानी तक नहीं है। मुस्लिम मोहल्लों की हालत खराब है। इंतखाबात के वक्त याद आने वाले मुस्लिम मोहल्ले बाकी दिनों में गंदगी की ढेर पर लोगों की परवरिश करते हैं। आप देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जिस पटना पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को नाज है, ये वही पटना है। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी बनने जा रहे इस शहर की ये तस्वीर। मोहल्ले को ठीक से देख लें तो बिहार को स्पेशल पैकेज देने वाली मांग पर अड़ जाएंगे। आलमगंज थाने में मिस्कार टोली के नाम से जाने जाने वाले इस मोहल्ले में 10,000 लोग रहते हैं जो बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। सब पानी के लिए दिक्कत है और गली सब जो है टूटा हुआ है, सब गली बाबा जी है। अब क्या लाठी लेके चलते गए, कुछ मतलब गिर गए हैं, समझा कि नहीं, यही सब है। और रोड सब चौपट होया हुआ है बिल्कुल, और पानी का दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मुस्लिम लीडर हो या गैर मुस्लिम लीडर हो, कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। तालीम का भी कोई मेयार नहीं है, यहाँ कोई स्कूल नहीं है तो उधर रोड पर है स्कूल। पटना के पुराने मुस्लिम मोहल्लों में इसी तरह की तंग गलियां हैं। सहूलत के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता है। पानी का पाइप भी नाले के ऊपर से होकर गुजरता है। पाइप इतना पुराना हो चुका है कि कई बार नाले का पानी पीने के पानी के नल का हिस्सा बन जाता है। नीतीश कुमार नल का जल स्कीम चला रहे हैं। कभी इस मोहल्ले पर इनकी नजर पड़ जाए तो लोगों की मुश्किल को देखकर हैरान हो जाएंगे। मोहल्ले की इस सड़क पर गंदगी का अंबार है। गंदगी और बदबू में लोग सांस लेने पर मजबूर हैं। बिजली के खंभे पर उलझी हुई इन तारों से ज्यादा यहाँ के लोगों की जिंदगी उलझी है। किसी घर में डेंगू के मरीज हैं तो किसी घर में दम्मे के मरीज। रोजगार के नाम पर फेरी करते हैं तो दाल रोटी का इंतजाम होता है। हालत यह है कि राशन कार्ड तक लोगों को नहीं मिल सका है। राशन कार्ड भी नहीं है, घर में किसी का नहीं है, नहीं सास का भी नहीं है। हम लोग को गली 2-2.5-3 महीना हो गया टूटे हुए, अभी तक नहीं बन रहा है। लड़कन लोग गिर जाता है, हाथ मुँह टूटेगा।
आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। सरकार गरीब के राशन भी खोली, गरीब के लिए ना है, तो गरीब के कहाँ मिलता है, बड़े बड़े आदमी को मिलता है। हम लोग का पानी भी कल है, चापा में चढ़ते ही नहीं, हाथ से चलाए पड़ता है। कोई नहीं पूछता है, जो इलेक्शन में जीता है वो भी नहीं पूछता है क्या हो रहा है ना हो रहा है, खाली वोट से मतलब है किसी को। इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था। मुल्क का कानून है कि बच्चों का पढ़ना उनका बुनियादी हक है, लेकिन यहाँ तालीमी मरकज भी नहीं है, स्कूल दूर है और समाज बेदार नहीं है। इसलिए बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो तालीम से भी दूर हैं। हुकूमत की स्कीम है लेकिन जमीन पर लागू नहीं होती। राशन कार्ड हम लोग अभी नहीं है, मतलब कोई कार्ड है ये नहीं, राशन कार्ड मतलब बहुत समस्या है, पानी का भी और नाली का भी पानी है, और मतलब जो रोड का तो एकदम ये गंदगी पूरा फैला हुआ है। बस वोट देने के टाइम, वोट मांगने के टाइम आते हैं यहाँ हर कोई, उसके बाद कोई भी नहीं आता है। ये मोहल्ला चाहे वो कोई भी पक्ष के आदमी यहाँ आ जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पर मोहल्ला साफ रहेगा तो आदमी अच्छा लगता है। यही आप फेरी फकीरी करके आदमी कमा उमा करता है, क्या करता है। हमारे लोग जो है वो कॉन्शियस नहीं है, जानते नहीं है। अब बिहार हुकूमत का कुछ काम भी है तो उन तक पहुंचता नहीं है, तो लोग जान नहीं रहे, या जो जान रहे हैं उनको आसानी से दिया नहीं जा रहा है। प्रावधान को थोड़ा सा इतना टफ कर दिया गया है कि लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लगता है कि जस्टिस सच्चर ने ऐसे ही सच्चर कमेटी में नहीं कहा था कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इंतखाबात में मुस्लिम मोहल्लों में वोट के लिए चक्कर काटने वाले सियासी लोग इनके मसाइल के चक्कर में क्यों पड़े, जब नारों से ही इनका काम बनता रहता है। जानिसार अख्तर ने क्या खूब कहा है कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।